नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में कभी एक चीज नोटिस की होगी कि कई बार हमारी जिंदगी बिल्कुल अच्छी तरीके से कट रही होती है, लेकिन फिर जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर हमारी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो जाती है जिसके बाद हमारी लाइफ में कई ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। आज के टाइम पर बहुत से लोग अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपना घर और शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर रहते हैं। कुछ बच्चे अपने करियर की टेंशन में पढ़ाई के लिए अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर रहते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े शहरों में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए जाते हैं। पर इन सब चीज़ों के दौरान जब हम बचपन से जिस जगह पर रह रहे होते हैं उस जगह से निकलकर जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पर हमारे नए दोस्त, नए अड़ोसी पड़ोसी और भी बाकी के कई रिश्ते बन जाते हैं। अगर आप कहीं पर रेंट में रह रहे हो तो कोई अनजान शख्स आपका रूम पार्टनर बन सकता है जिससे आप पहले कभी लाइफ में मिले ही ना हो। और आप जिस पीजी में रहते हो उसके बगल में जो किराने की दुकान वाला होता है वो आपकी दिनचर्या में कुछ टाइम के लिए आपका हंसी मजाक करने वाला दोस्त बन जाता है। लेकिन कभी कभार इन्हीं किरदारों में से कोई एक ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में जब पहली बार निकलते हैं तो नए लोगों को पहचानने में हमारे से कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। अब ये जितने भी किरदार मैंने बताए हैं, और अगर आपने भी अपना घर छोड़ा है, आप भी कहीं बाहर जाकर कभी रहे हो या आज के टाइम पर रहते हो, तो इन किरदारों में से सभी की नहीं तो कम से कम किसी ना किसी एक की तो भूमिका रहती ही होगी। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे नए लोग मिलते हैं जिनका अभी तक मैंने जिक्र भी नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं सभी लोगों का जिक्र करने बैठूंगा तो फिर स्टोरी का इंट्रो थोड़ा लंबा खींच जाएगा। लेकिन आगे की स्टोरी को शुरू करने से पहले आपको ये चीज बताना भी बहुत जरूरी है कि आज की जो कहानी है उस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को इस बात का एहसास होगा कि जब कभी भी अपन किसी नई जगह पर जाते हैं तो बहुत जल्द हम लोगों को किसी भी शख्स के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, ना ही तो किसी से बहुत जल्दी घुलना मिलना चाहिए और ना ही किसी से बिना जानकारी के दुश्मनी मोल लेनी चाहिए, क्योंकि एक अनजान जगह और नए शहर में किसी ऐसे शख्स से दुश्मनी मोल लेना जो वास्तव में कैसी जगह से बिलोंग करता है इसके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है, तो फिर वो चीज कहीं ना कहीं आगे चलकर आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की हमारी जो कहानी है वो पंजाब की रहने वाली अर्पिता की है, और अर्पिता पिछले कुछ ही दिनों से हमारी कहानियों को सुनने लगी है। ऐसे में जब उसको ये एहसास हुआ कि जो चीज उसके साथ हुई थी वो भी आप लोगों को सुनाई जा सकती है, क्योंकि अर्पिता की इस कहानी में हॉरर के साथ साथ आपको कुछ ऐसा भी सुनने को मिलेगा जिससे आपको अपनी लाइफ में कोई ना कोई सीख मिल सकती है। तो चलिए अब ये कहानी अर्पिता के पॉइंट ऑफ व्यू से ही शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पिता है और मैं पंजाब के जालंधर शहर की रहने वाली हूँ। आज जो भूत प्रेत वाली कहानी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, ये कहानी सुनाते वक्त मुझे खुद को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि कभी मुझे भी कोई एक ऐसी ही कहानी आप लोगों को सुनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो बचपन से सिर्फ इन भूत प्रेतों, काले जादू, तंत्र मंत्र और बाकी की इन सब चीजों को कहीं ना कहीं एक ढोंग ही मानती आई थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि साइंस की इस दुनिया में इन सब चीजों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन जब असल में वो चीज मेरे खुद के साथ हुई तो मुझे पता चला कि ये सब चीजें कितनी ज्यादा खतरनाक होती हैं। दरअसल जब मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रही थी उस वक्त से ही मुझे हीरोइन बनने का बहुत शौक था। जब मैं टीवी के ऊपर बड़ी बड़ी हीरोइंस की फिल्म देखा करती थी तो मेरे मन में भी ये ख्याल आते थे कि एक दिन मैं भी इनकी तरह ही हीरोइन बनने के बाद टीवी के ऊपर आऊं और पूरी दुनिया मुझे इसी तरीके से फिल्मों में देखें। और इस चीज के लिए मुझे मेरे जो दोस्त और रिश्तेदार थे वो भी बोला करते थे कि तू दिखने में बहुत सुंदर है। हालांकि मैं खुद से अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन सब लोग मुझे यही कहते थे कि अगर तू अपनी लाइफ में ट्राई करे तो तू हीरोइन बन सकती है। और इसी चीज ने मेरे दिल में घर कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे हीरोइन बनना ही है। इसी चीज के चलते जैसे ही मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई तो मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जालंधर से मुंबई के लिए निकल गई थी। मुंबई एक ऐसा शहर जहां पर देश के कोने कोने से सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी अपने सपनों की दुनिया को पाने के लिए आते हैं। कुछ लोग इसमें सफल हो जाते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को तो मुंह लटकाकर ही वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि अब हर शख्स ही तो हीरो और हीरोइन बन नहीं सकता। लेकिन फिर भी मेरे जैसे कुछ नासमझ लोग जबरदस्ती अपना टाइम खराब करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं।
अब मैं मुंबई गई तो हीरोइन बनने के लिए थी, लेकिन जब मैं मुंबई जा रही थी तो उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुंबई वाला ये चैप्टर मेरी लाइफ का एक ब्लैक चैप्टर निकल कर उभरेगा। क्योंकि मुंबई जाने के बाद मेरे साथ बहुत सी ऐसी चीजें हुई थी जिनको आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। दरअसल मुंबई जाने के बाद मेरे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मुझे सबसे पहले तो अपने रहने के लिए कोई फ्लैट या फिर पीजी देखना था। अब जो फ्लैट्स थे वो तो इतने ज्यादा महंगे थे कि मैं उनको तो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसी वजह से मुझे किसी पीजी में ही सेटल होना पड़ा था। लेकिन जिस पीजी में मैं सेटल हुई थी उस पीजी में कोई भी सिंगल रूम अवेलेबल नहीं था, बल्कि वो जो गर्ल्स पीजी था उसमें सारे रूम में ही एक या दो लड़की आपके साथ रूम पार्टनर बनकर रहने वाली थी। ऐसे में मुझे भी जो रूम मिला था उसमें पहले से ही दो लड़कियां रह रही थी। लेकिन मुझे इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं तो उस चीज को उस वक्त अच्छा ही समझ रही थी कि चलो इतने बड़े शहर में कोई बातचीत करने वाला तो मिला। क्योंकि शहर जितना ज्यादा बड़ा होता है इंसान उसमें उतना ही ज्यादा अकेला होता है, खासकर तब जब आप किसी दूसरी जगह से अकेले वहां पर आए हों। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब चीजें मैं बिल्कुल गलत सोच रही हूं, क्योंकि आगे चलकर वहां पर मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल अभी मुझे उन दोनों लड़कियों के साथ रहते हुए 2 से 4 दिन ही हुए थे, और उन 2 से 4 दिनों में मुझे पता चला कि वो भी मेरी तरह ही मुंबई में हीरोइन बनने के लिए ही आई हैं। 2-4 दिन की बातचीत में मुझे पता चलता है कि उनमें से एक का नाम सुरेखा है और दूसरी का नाम काजल है। ऐसे में फिर हम तीनों ही जहां कहीं भी मुंबई में ऑडिशन होता था वहां ऑडिशन देने के लिए एक साथ ही जाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगा था जिसकी वजह से सुरेखा और काजल को मुझसे जलन होने लगी थी। और वो चीज ये थी कि अधिकतर ऑडिशंस में उन दोनों को छोड़कर मेरा सिलेक्शन हो जाया करता था। हालांकि काजल का भी 1-2 ऑडिशंस में हुआ था, जिसकी वजह से उसको तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उन ऑडिशंस में सिलेक्शन होने के बाद वो तो अपने आगे की तैयारी में लग गई थी। लेकिन जो सुरेखा थी उसका एक भी ऑडिशन में सिलेक्शन नहीं हुआ था, जिसके चलते उसका बिहेवियर अचानक से ही थोड़ा अजीब सा हो गया था। और फिर जब उनके साथ मुझे रहते हुए 4 से 5 महीने का टाइम हो गया तो उन 4 से 5 महीनों में मेरे पास और काजल के पास तो काम था, लेकिन सुरेखा अभी भी बिल्कुल बिना किसी काम के सारे दिन उस पीजी में ही पड़ी रहती थी। क्योंकि हम दोनों के उन ऑडिशंस में सेलेक्ट हो जाने के बाद हमारे पास आगे से आगे छोटे मोटे काम आते जा रहे थे, और इस चीज को देखकर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सुरेखा को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। और फिर देखते ही देखते वहां पर कुछ ऐसी चीजें शुरू हो गई थी जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस चीज को मैं अपनी सफलता समझ रही हूं उसी चीज की वजह से आगे चलकर मेरी लाइफ पूरी तरीके से नरक बन जाएगी। दरअसल हुआ ये था कि एक शाम को हम तीनों ही हमारे उस पीजी की छत के ऊपर बैठे हुए थे, और वहां बैठे बैठे हम लोग थोड़ी सी ड्रिंक कर रहे थे। पर तभी ना जाने सुरेखा बिना बात के ही मुझसे बहस करने लगती है। पहले तो मुझे लगा कि शायद इसने थोड़ी ज्यादा पी ली है, इस वजह से ये जो कुछ भी बोल रही हैं इसका इसे पता नहीं है। पर उस वक्त सुरेखा मुझसे कहती हैं कि जब से तू आई है तब से मेरा कोई भी काम नहीं बन रहा है, हर जगह पर तेरा ही सिलेक्शन हो रहा है, और तेरे साथ साथ मेरी जो पहले वाली रूम पार्टनर और मेरी दोस्त काजल हैं वो भी अब हर वक्त तेरे साथ ही चिपकी रहती हैं। तुम दोनों मेरे साथ ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके तुम अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाओगी? ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोगों से ऐसा कहकर वो वहां से काफी गुस्से में उठकर चली गई थी। पर उस वक्त मुझे यही लगा था कि शायद उसने ड्रिंक कर रखी थी, इस वजह से नशे में उसके मन के जो भाव थे वो बाहर निकल गए। यही बात सोचकर मैं और काजल भी नीचे जाकर सो जाते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से कुछ चीजें ऐसी थीं जो बहुत ज्यादा अजीब होने लगी थी। जैसे कि दिन के वक्त जब भी मैं कहीं पर अपने काम की वजह से उस कमरे से बाहर जाया करती थी, और उस दौरान काजल भी अपने किसी दूसरे काम से बाहर रहती थी, तो फिर वापस आने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जो मेरी अलमारी है जिसमें कि मेरे कपड़े रखे हुए हैं उनसे किसी ने छेड़छाड़ की है, क्योंकि जैसा मैं उनको सेट करके जाती थी वो कपड़े उस तरीके से नहीं रहते थे। इसके साथ ही मेरे जो अंडरगारमेंट्स थे वो भी धीरे धीरे गायब होने लगे थे। यानी कि हर महीने में 1 या 2 अंडरगारमेंट्स गायब हो जाया करते थे। अब बालकनी में या फिर छत पर सूखते टाइम वो गायब हो तो समझ में आता है कि शायद हवा के झोंके से कहीं उड़ गए होंगे। लेकिन जितने भी अंडरगारमेंट्स गायब हुए थे वो सारे के सारे मेरी खुद की अलमारी से ही गायब हुए थे। अब मेरी ये बात सुनकर आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा
कि जब पहली बार ही मेरे कपड़े अलमारी से गायब हुए तो मुझे अलमारी को लॉक लगाकर रखना चाहिए था। पर यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस रूम में मैं उन दोनों लड़कियों के साथ रहती थी, उस रूम में सिर्फ एक ही अलमारी थी और उस अलमारी के हमने 3 पार्ट बना रखे थे, जिसमें हम तीनों के ही कपड़े रखे हुए रहते थे। ऐसे में मैं अकेली उस अलमारी को लॉक लगाकर नहीं जा सकती थी। अब कुछ दिनों तक तो यही चीज हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे ये सब चीजें बढ़ने लगी थी। यानी कि अभी तक तो सिर्फ कपड़े ही गायब हो रहे थे, लेकिन फिर एक बार जैसे ही मैं सुबह के वक्त नहाने के लिए बाथरूम में जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो मेरा साबुन है उसको किसी और ने भी यूज किया है, क्योंकि उसको देखकर ही मुझे ये समझ में आ गया था कि ये यूज किया हुआ है। इसी वजह से मैं काफी गुस्से में बाथरूम से बाहर आती हूँ और उन दोनों से ही कहती हूँ कि यार अपना खुद का साबुन रखा करो, मेरा साबुन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ऐसा कहते ही काजल मुझसे कहती हैं कि मैं तो साबुन यूज ही नहीं करती हूँ, बल्कि मैं तो शैम्पू लगाती हूँ। उसके ऐसा कहते ही जैसे ही मैंने सुरेखा की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ देखकर काफी अजीब तरीके से हंसने लगती हैं और मुझसे कहती हैं कि मैं तो तेरे पास भी ना बैठूं, तेरा साबुन यूज करना तो बहुत दूर की बात है। ये बात उसने बहुत अजीब सा मुंह बनाकर कही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मेरे साथ ये सब चीजें बढ़ने लगी तो मैं यही डिसाइड करती हूँ कि मैं वो रूम छोड़ दूंगी। यानी कि मैंने ये सोच लिया था कि अब मुझे उन दोनों के साथ नहीं रहना, क्योंकि उस वक्त तक जब मैं बाहर कहीं काम करने लगी थी तो मेरी 1-2 लोगों से अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। इसी वजह से जब मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई अच्छा सा फ्लैट चाहिए तो उन्होंने काफी सस्ता और ठीक ठाक फ्लैट मुझे दिलवा दिया था, क्योंकि उस वक्त तक जिन ऑडिशंस में मेरा सिलेक्शन हुआ था उसकी वजह से जो मुझे काम मिल रहा था उससे मुझे पैसे भी मिलने लगे थे, जिसकी वजह से अब मैं एक ठीक ठाक फ्लैट का रेंट अफोर्ड कर सकती थी। लेकिन उस रूम को छोड़ते टाइम मेरे से गलती हो गई थी कि जब मैं अपना सामान पैक करके वहां से आ रही थी उस वक्त मैंने बातों ही बातों में काजल को यह बता दिया था कि मैं कौन सी जगह पर रहने जा रही हूँ। यानी कि मैंने वो जो दूसरा फ्लैट लिया है वो मुंबई के कौन से एरिया में है। पर यह बात बताते टाइम मुझे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि यहां पर यह चीज इसको बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ऐसा मैं आप लोगों से किस वजह से कह रही हूं, यह आपको इस कहानी में थोड़ी ही देर में आगे चलकर पता चल जाएगा। दरअसल जैसे ही मैं उस दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हुई तो अभी मुझे उस फ्लैट में रहते हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। यानी कि शुरू के 2 दिनों तक तो मुझे रात को उस फ्लैट में बहुत ही अच्छी नींद आती है। और वो जो फ्लैट था वो एक अच्छी खासी सोसाइटी में था, जिसमें मेरे अगल बगल के जो फ्लैट्स थे उनमें भी जो लोग रहते थे वो एक वेल क्वालिफाइड फैमिली से थे, जिसके चलते मुझे अब किसी भी चीज की वजह से कोई चिक चिक करने वाला इंसान नहीं मिला था। और अब तो क्योंकि मैं अकेली रह रही थी तो मुझे किसी चीज की कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन शायद ऐसा मैं उस वक्त बिल्कुल गलत सोच रही थी, क्योंकि दिक्कत होना तो अब शुरू होने वाली थी। दरअसल 2 दिन तक उस फ्लैट में जब मैं अच्छे तरीके से रही तो फिर मैं ये सोचने लगी थी कि वहां से निकलकर मैंने बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि जितने भी दिनों तक मैं उन दोनों लड़कियों के साथ वहां पर रही थी उतने दिनों तक मेरा काम के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं हो पाया था। पर जैसे ही तीसरे दिन को शाम के वक्त मैं अपने फ्लैट पर वापस लौटती हूँ तो दरवाजा खोलते ही जब मैं अपने बेडरूम में गई तो बेडरूम में जाते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे जाने के बाद कोई वहां पर आया था, क्योंकि जब मैं गई थी तो मैंने बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद किया था और फिर उसके बाद मैं डोर को लॉक करके मैं गई थी। पर जब मैं आई तो फ्लैट का मेन दरवाजा तो बंद था, लेकिन जो अंदर का बेडरूम वाला दरवाजा था वो हल्का सा खुला हुआ था। तो एक तो पहले ही उस हल्के से दरवाजे को खुला हुआ देखकर मुझे थोड़ा डाउट हो गया था, लेकिन उसके साथ साथ जब मैं वहां अंदर गई तो मेरा जो बेड था उसकी बेडशीट को देखकर भी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे जाने के बाद कोई वहां पर लेटा था, क्योंकि उस बेडशीट में थोड़ी सलवटें पड़ी हुई थी। लेकिन फिर मैं इस चीज को जानबूझकर ही नजरअंदाज कर देती हूँ। उस वक्त मैं यही सोचती हूँ कि शायद काम के प्रेशर की वजह से मैं चीजों को भूलने लगी हूँ। हो सकता है जाते वक्त मैंने ही बेडशीट को ठीक नहीं किया होगा और कमरे के दरवाजे को भी मैं बंद करना भूल गई थी, क्योंकि उस वक्त मेरे पास ऐसा सोचने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। और इस चीज की वजह यह थी कि मेरा वो जो फ्लैट था वो 8वें माले पर था। तो ऐसे में 8वें माले तक कोई इंसान बाहर की तरफ से चढ़कर आ नहीं सकता था। तो इसी चीज की वजह से मैं उस बात को वहीं पर नजरअंदाज करके भूल जाती हूँ। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, जो कि इतना ज्यादा भयानक और डरावना था
कि उस सीन को आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो अब भी कहीं मेरे आसपास ही हैं। दरअसल एक रोज जब मैं मार्केट में किसी काम से गई हुई थी तो मुंबई में जितने भी लोग रहते हैं और जो भी लोग इस वक्त मुंबई से मेरी ये कहानी सुन रहे हैं उनको इस बात का अच्छी तरीके से पता होगा कि मुंबई की सड़कों पर काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने हाथ की बनाई हुई चीजों को ट्रैफिक में रुकी हुई गाड़ियों में जा जाकर बेचते हैं। यानी कि जहां पर सिग्नल वाली रेड लाइट होती है और रेड लाइट होते वक्त जब गाड़ियां वहां पर रुकती हैं तो बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो जबरदस्ती गाड़ी में बैठे हुए लोगों को अपना सामान बेचने की कोशिश करती हैं। हालांकि कुछ दयालु लोग होते हैं जो उनके हुलिये को और उनकी गरीबी को देखकर उनसे वो सामान खरीद लेते हैं। और ऐसा ही नेचर उस वक्त मेरा भी था, जिसके चलते एक रोज जब मैं अपनी स्कूटी से कहीं जा रही थी तो उस वक्त जब मैं ट्रैफिक में फंसी हुई थी तो एक औरत मेरे पास आती है। उस वक्त उसने अपनी गोद में अपना छोटा सा बच्चा ले रखा था और दूसरी तरफ हाथ में काफी सारी गुड़िया पकड़ रखी थी जो कि दिखने में तो काफी सुंदर लग रही थी, लेकिन उनको देखकर ये समझ में आ गया था कि ये हाथ से बनाई हुई हैं। पर जैसे ही वो औरत मेरे पास आई तो उसने मुझसे कहा कि मैम साहब कुछ खरीद लो, मेरा बच्चा सुबह से भूखा है, 2 पैसे की कमाई हो जाएगी तो मैं इसको कुछ खिला दूंगी। अब एक पल के लिए तो मैं उसे मना करने ही वाली थी, लेकिन फिर उसकी गोद में जो बच्चा था उस बच्चे की मासूम शक्ल की तरफ देखकर मुझे थोड़ी दया आ जाती है और उस बच्चे के बारे में सोचकर ही मैं उस औरत से एक गुड़िया खरीद लेती हूँ। उससे वो गुड़िया खरीदने के बाद मैं उसको अपनी स्कूटी में ही आगे की तरफ पैरों के बीच में रख लेती हूँ। हालांकि यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि उस वक्त तक धीरे धीरे मेरी अर्निंग बढ़ने लगी थी, जिसके चलते मैंने एक स्कूटी भी खरीद ली थी। लेकिन शायद वो चीज उस वक्त तक ही सीमित थी और मेरी इस लाइन से बहुत से लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो थोड़ी ही देर में कहानी में आगे समझ में आ जाएगा। दरअसल हुआ ये था कि जिस दिन मैं उस गुड़िया को उस औरत से खरीद कर लाई थी उसी दिन से मेरे साथ कुछ बहुत भयानक होना शुरू हो गया था। यानी कि उस दिन जब मैं वापस अपने फ्लैट पर लौटी तो उस गुड़िया को लाकर मैं अपने बेडरूम में ही जो मेरा बेड था उसके ऊपर की तरफ रख देती हूँ और फिर खाना खाने के कुछ ही टाइम बाद मैं सो गई थी। लेकिन अभी मुझे सोए हुए मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे का टाइम ही हुआ होगा कि तभी मुझे नींद में ही ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे बेड के बगल में मेरे सिर के बिल्कुल पास में बैठा हुआ है। और वो जो कोई भी बैठा हुआ है वो दिखने में बहुत ही ज्यादा वियर्ड और डरावना है। अब एक पल के लिए तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई डरावना सपना देख रही हूं, लेकिन फिर इस चीज का एहसास होते ही जैसे ही मैंने हल्के हल्के से अपनी आंखें खोली तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त मैं उल्टा लेटी हुई थी, यानी कि पेट के बल सोई हुई थी और मेरी गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई थी। तो ऐसे में उस पोजीशन में पड़े पड़े ही जैसे ही मैंने नींद में अपनी हल्की हल्की आंखें खोली तो मुझे अपनी आंखों के ठीक सामने और अपने चेहरे के बिल्कुल पास किसी के बहुत ही डरावने पैर दिखाई देते हैं। हालांकि वो पैर दिखने में तो किसी इंसान के जैसे ही थे, लेकिन उनकी जो स्किन थी वो नॉर्मल इंसान के जैसी नहीं थी, बल्कि वो पैर दिखने में पूरी तरीके से सफेद थे और उनमें से जो इंसान की नसें होते हैं ठीक वैसा ही कुछ दिख रहा था, लेकिन वो पूरी तरीके से काला काला दिख रहा था। और इसके साथ ही उन पैरों के ऊपर जो नाखून थे वो इतने बड़े थे कि उतने बड़े नाखून मैंने उससे पहले किसी भी इंसान के पैरों के ऊपर नहीं देखे थे। कुल मिलाकर वो पैर उस वक्त मुझे इतने ज्यादा डरावने लगे कि उन पैरों को एक पल के लिए देखते ही मेरे मुंह से बहुत भयंकर चीख निकल जाती है। लेकिन जैसे ही मैं चीखती हूं तो वो जो कुछ भी था वो मुझे दिखना बंद हो गया था, और जैसे ही वो दिखना बंद हुआ तो मैं अचानक से शांत हो जाती हूँ और बिल्कुल शांत होकर उसी पोजीशन में पड़ी रहती हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरे अंदर अपने आप को हल्का सा हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। एक अजीब सा डर मेरे ऊपर हावी हो गया था। लेकिन फिर तभी अचानक से मेरा फोन वाइब्रेट होने लगता है, जो कि उस वक्त मेरे पास में मेरे बेड के बगल में ही पड़ा हुआ था। अब उस फोन के वाइब्रेट होने की वजह से मुझे थोड़ा हल्का सा झटका सा लगता है और मैं अपने फोन को उठाकर फिर जिस किसी का भी वो कॉल आया था उससे बात करने लगती हूँ। अभी मैं अपने बेड के ऊपर पीठ के बल सहारा लेकर फोन के ऊपर बात कर ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी जो बालकनी है उसमें कोई टहल रहा है, क्योंकि वो वक्त शाम का वक्त था। उस वक्त ना ही तो पूरी तरीके से उजाला था और ना ही पूरी तरीके से अंधेरा था। ऐसे में मेरी बालकनी वाली जो विंडो थी
उसमें जो रूम में अंदर की तरफ पर्दे लगे हुए थे, उन पर्दों में मुझे किसी की परछाई गिरती हुई दिखाई देती है और वो परछाई लगातार मेरी बालकनी में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। इसका मतलब साफ था कि कोई तो बालकनी में बाहर की तरफ है। अब ये चीज देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले बताया कि मेरा वो जो फ्लैट था वो 8वें माले पर था, तो ऐसे में बाहर की तरफ से तो कोई भी उस बालकनी तक नहीं पहुंच सकता था। इसका मतलब वो जो कोई भी था वो अंदर से होकर ही बालकनी तक गया था। लेकिन अब आप एक चीज की कल्पना करो कि एक पूरे फ्लैट में आप अकेले एक कमरे के अंदर लेटे हुए हो, शाम का वक्त है और आप किसी से फोन के ऊपर बातें करने में लगे हुए हो कि तभी अचानक से ही आपको इस बात का एहसास होता है कि आपके अलावा भी उस फ्लैट में कोई मौजूद है। लेकिन इतना पता चलने के बावजूद भी आप उसको देख नहीं पा रहे हो, सिर्फ उसकी जो परछाई है उसको ही देख पा रहे हो। तो ऐसे में उस वक्त आपके ऊपर क्या गुजरेगी, इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। और खास तौर पर जब कोई अकेली लड़की ऐसी स्थिति में हो तो फिर तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। इसी वजह से उस वक्त जिस किसी का भी मेरे पास कॉल आ रहा था, मैं उसको बोलती हूँ कि मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, और फिर फोन को रखने के बाद मैं वहीं बेड के ऊपर बैठी बैठी ही बोलती हूँ कि कौन है वहां। अब जैसे ही मैंने ये बात बोली तो इतनी देर तक वो जो कोई भी बालकनी में बाहर की तरफ था, जो इधर से उधर टहल रहा था और जिसकी परछाई मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी, वो मेरे उतना बोलते ही एक जगह पर रुक जाता है। लेकिन वो जो शैडो यानी कि परछाई बन रही थी, उससे मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि वो जो कोई भी बाहर की तरफ है वो कोई लड़का तो नहीं है, बल्कि वो कोई औरत या फिर लड़की थी, क्योंकि उस वक्त उसके सिर के ऊपर लड़कियों के जैसे ही बाल थे, जिन बालों की परछाई उस वक्त मेरी उस बालकनी वाली विंडो के पर्दों के ऊपर गिर रही थी। पर अब वो चीज देखने के बाद मेरी अकेली की वहां से उठकर उन पर्दों को हटाकर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर जैसे तैसे हिम्मत करके जब मैं बेड से उठकर अपने कमरे की लाइट चालू करती हूँ, तो लाइट को चालू करते ही मुझे वो शैडो दिखना बंद हो जाती है। लेकिन फिर लाइट को चालू करने के बाद मैं अपने हाथ में अपनी सेफ्टी के लिए उस रूम में जो एक फूलदान रखा हुआ था उसको उठाती हूँ और फिर दबे कदमों से धीरे धीरे उन पर्दों के पास जाकर एक ही झटके में सारे पर्दों को हटा देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने पर्दे हटाए तो मुझे बाहर बालकनी में कोई भी दिखाई नहीं देता है। हालांकि उस वक्त तक मैंने विंडो का शीशा नहीं हटाया था, लेकिन वो जो शीशा था वो पारदर्शी था, उसमें से बाहर का सब कुछ क्लियर दिखाई देता था। इसी वजह से जैसे ही मुझे ये दिखाई दिया कि बाहर कोई नहीं है, तो फिर एक बार फिर भी मैं अपने मन की तसल्ली के लिए विंडो के शीशे को खोलकर जब बाहर बालकनी में जाती हूँ, तो उस वक्त वास्तव में ही वहां पर कोई नहीं था। ये चीज देखकर मैं वापस अंदर आ जाती हूँ और विंडो को बंद करके पर्दे लगा देती हूँ। अब एक पल के लिए तो उस वक्त मैंने सोचा कि खाना बनाने जाऊं या फिर थोड़ा और रेस्ट कर लूं, पर उस वक्त क्योंकि शाम का टाइम ही हुआ था, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर बाद बनाती हूँ। यही सोचकर मैं वापस से कमरे की लाइट बंद करती हूँ और अपने पैरों के ऊपर चद्दर डालकर अभी मैं बेड के ऊपर लेटी ही थी कि तभी अचानक से ही जैसे ही मेरी नजर फिर से उस बालकनी के पर्दों की तरफ जाती है, तो मुझे बिल्कुल वही परछाई अब वहां पर खड़ी हुई दिखाई देती है। और इस बार उस परछाई को देखकर मुझे ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया था कि वो जो कोई भी है वो बिल्कुल मेरी तरह ही मुंह करके खड़ी हुई है और मुझे वहां पर लेटे हुए देख रही हैं। अब वो चीज देखते ही मेरी सांस से हलक में अटक जाती है, क्योंकि अभी अभी तो मैं खुद ही बालकनी में जाकर देखकर आई थी, लेकिन मुझे तो वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया था। तो फिर भला अब वो परछाई किस चीज की बन रही थी? और अब तो वो जो कोई भी बाहर की तरफ खड़ी हुई थी वो लगातार एक जगह पर खड़ी खड़ी मेरी तरफ ही देखे जा रही थी, जिस चीज की वजह से मैं फिर से डरने लगती हूँ। लेकिन तभी मेरे दिमाग में आता है कि कहीं ये सब कुछ मेरे मन का वहम ही तो नहीं है। यही बात सोचकर जैसे ही मैं अपने कमरे की लाइट को फिर से चालू करती हूँ, तो लाइट को चालू करते ही वो परछाई मुझे दिखना बंद हो जाती है। अब जैसे ही लाइट के चालू करते ही वो परछाई दिखना बंद हुई, तो फिर मैं वापस से लाइट को बंद कर देती हूँ। लेकिन लाइट को बंद करते ही वापस से वो परछाई दिखना शुरू हो गई थी। अब उस वक्त वहां पर हो क्या रहा था ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, पर उस चीज की वजह से मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी कि फिर मैं लाइट को चालू करके ही सो गई थी, क्योंकि लाइट को चालू करने पर तो वो परछाई दिख नहीं रही थी। ऐसे में फिर जब मैं सो गई तो सोने के कुछ ही टाइम बाद मेरे फ्लैट की डोरबेल बजती है। अब जब डोरबेल बजी तो मैं अपने मोबाइल को उठाकर उसमें टाइम देखती हूँ
और जैसे ही मैंने टाइम देखा तो उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। पर उस टाइम को देखते ही मैं बिल्कुल अचंभित होकर अचानक से उठ जाती हूँ, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही तो उस बालकनी में वो परछाई वाला सीन होने के बाद मैं सोई थी, और अभी तो मुझे सोए हुए मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं हुआ था। तो अचानक से फिर रात के 2 कैसे बज गए थे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अभी मैं ये बात सोच ही रही थी कि तभी फिर से वो जो कोई भी बाहर की तरफ था वो बार बार मेरे फ्लैट की डोरबेल बजाने लगता है। इसी वजह से बेडरूम से बाहर निकलते ही मैं काफी जोर से आवाज लगाकर कहती हूँ कि अरे भाई आ रही हूँ, थोड़ा सब्र रखो। और जैसे ही मैंने ये बात बोली तो मुझे मेरे बेडरूम के अंदर से, यानी कि मेरे ठीक पीछे से एक आवाज सुनाई देती है कि अब सब्र ही तो नहीं हो रहा है। अब जैसे ही मैंने ये आवाज सुनी तो मेरे उस फ्लैट के मेन दरवाजे की तरफ जाते हुए कदम अचानक से रुक जाते हैं, क्योंकि पीछे की तरफ से मुझे वो आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई दी थी। और मुझे इतना भी सुनाई दिया था और समझ में आ गया था कि वो आवाज एक अजीब सी और भारी सी आवाज थी, जैसे कि कोई 2 से 4 लोगों की मिली हुई आवाज हो। उस आवाज को सुनकर जैसे ही मैं वहां पर रुकी तो मेरे रुकते ही वापस से बाहर की तरफ से डोरबेल बजने लगती है। लेकिन 1 सेकंड के लिए मेरे कानों में वो जो आवाज पड़ी थी, उस आवाज के बाद अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाकर दरवाजा खोल दूं। इसी वजह से मैं दरवाजा खोलना छोड़कर वापस बेडरूम में जाती हूं और चारों तरफ अच्छी तरीके से देखती हूं। हालांकि उस वक्त बेडरूम की लाइट भी जली हुई थी, तो ऐसे में मुझे हर कोने में अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा था कि वहां पर कोई भी नहीं है। अब उस वक्त तक मेरे लिए अचंभे वाली 2 चीजें हो चुकी थी कि एक तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सोई थी, तो फिर अचानक से रात के 2 कैसे बज गए थे, और दूसरा उस कमरे से बाहर निकलते वक्त वो जो कुछ भी मुझे सुनाई दिया था, इन दोनों ही चीजों ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर यहां पर मेरे साथ हो क्या रहा है। पर तभी जब बार बार वो जो कोई भी बाहर की तरफ था वो डोरबेल बजाता ही रहता है, तो फिर मैं काफी गुस्से में जाकर झट से दरवाजे को खोल देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और मैं ये बोलते ही वाली थी कि क्यों बार बार डोरबेल बजाए जा रहे हो, पर इससे पहले कि मेरे मुंह से ये लाइन निकल पाती, मुझे बाहर के पूरे कॉरिडोर में कोई भी दिखाई नहीं देता है। यानी कि अभी डोरबेल बजी ही थी और डोरबेल के बजने के और मेरे द्वारा दरवाजा खोलने के बीच में मुश्किल से 1 से 2 सेकंड का ही फर्क था कि इतने टाइम में ही दरवाजा खोलने के बाद भी मुझे बाहर की तरफ कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई अगल बगल में रहने वाला ही मुझसे इस तरह की मजाक कर रहा है, लेकिन फिर मुझे ये बात हजम नहीं होती है, क्योंकि जैसा कि कहानी में मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि उस सोसाइटी में जिस फ्लोर पर मेरा फ्लैट था, वहां पर बाकी के जितने भी लोगों के फ्लैट थे वो काफी वेल क्वालिफाइड फैमिली से थे, तो वैसा भद्दा मजाक तो उनमें से कोई भी नहीं कर सकता था। ऐसे में फिर मैं अपने दरवाजे को वापस से बंद करके अंदर आने ही वाली थी कि तभी अचानक से ही मेरी नजर नीचे की तरफ जाती है, यानी कि मैं मेरे पैरों की तरफ देखती हूँ। और जैसे ही मैं नीचे की तरफ देखती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि उस वक्त मेरे दरवाजे के बाहर एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है, जिसके ऊपर एक अजीब सा जोकर का जैसा चेहरा बना हुआ था। अब जैसे ही मैंने उस बॉक्स को देखा तो फिर अगल बगल में देखती हूँ, और पहले तो मैं सोचती हूँ कि शायद किसी और का होगा, लेकिन वो तो मेरे फ्लैट के दरवाजे के बिल्कुल पास में ही रखा हुआ था। तो इस वजह से फिर मैं उसको उठाकर अंदर ले जाती हूँ। लेकिन उसको अंदर लाने के बाद जब मैंने उसको खोल कर देखा तो मुझे उसमें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखते ही मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से कांपने लगते हैं, क्योंकि उस बॉक्स में और कुछ नहीं बल्कि मेरी खुद की ही एक फोटो थी। पर वो फोटो कोई साधारण फोटो नहीं थी, बल्कि उस फोटो में मुझे दिखाई दे रहा था कि मैं एक फर्श के ऊपर पड़ी हुई हूं और मेरा गला कटा हुआ है, जिसमें से खून निकलकर बह रहा है। यानी कि उस फोटो में मैं खुद को ही गला कटा हुआ देखती हूँ। अब जैसे ही मैंने ये चीज देखी तो मैं बिल्कुल हड़बड़ाकर वो जो कुछ भी था उसको साइड में फेंक देती हूँ। पर उस चीज को साइड में फेंकते ही मुझे अपने बेडरूम के अंदर से फिर से किसी की अजीब तरीके से हंसने की आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज कोई 1-2 सेकंड के लिए नहीं बल्कि लगातार 5 से 7 सेकंड के लिए सुनाई दी थी। और वो हंसने की आवाज इतनी ज्यादा वियर्ड और डरावनी थी कि उस आवाज को सुनने के बाद अब मेरी अपने खुद के ही बेडरूम के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब ये सब कुछ होते होते 3 से 4 दिन गुजर चुके थे, और उन 3 से 4 दिनों में मुझे हर रोज ही बेडरूम की लाइट बंद करते ही अपनी बालकनी में कोई लड़की खड़ी हुई दिखाई देती थी। अब वो लड़की थी या कोई औरत थी,
ये तो मैं उस वक्त तक नहीं समझ पाई थी, लेकिन जब भी मैं बेडरूम में सोने के लिए जाती थी तो अब उस चीज की वजह से मैंने लाइट बंद करना ही छोड़ दिया था। हालांकि लाइट में सोने से मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम तो होती थी, क्योंकि अंधेरे में जल्द ही नींद आ जाया करती है। तो इस चीज के लिए मैं अपने चेहरे के ऊपर कंबल डालकर सोई थी ताकि मुझे जल्दी नींद आ जाए। लेकिन एक रात को जब मैं उसी तरीके से अपने चेहरे के ऊपर कंबल डालकर सो रही थी तो अचानक से ही मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई मेरे पास बैठकर मेरे सिर को सहला रहा है। उस वक्त वो जो कोई भी था उसका हाथ मुझे अपने सिर के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से महसूस हो रहा था, और वो बार बार मेरे सिर को कुछ इस तरीके से सहला रहा था जैसे कि जब अपन किसी बच्चे को सुलाते हैं तो उस वक्त उसको सहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि वो जिस किसी का भी हाथ था वो हाथ काफी ज्यादा वजनी था, यानी कि उस हाथ में इतना ज्यादा वजन था कि उसको महसूस करके मैं ये समझ गई थी कि ये हाथ किसी इंसान का तो नहीं है। लेकिन अब मेरी अपने चेहरे के ऊपर से कंबल हटाकर बाहर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसी वजह से मैं वो पूरी रात उसी तरीके से दुबकी हुई निकालती हूँ। यानी कि जब से मुझे वो एहसास हुआ था और मेरी आंखें खुली थी, तब से लेकर सुबह के वक्त तक मैंने अपनी बॉडी में एक हल्की सी भी हरकत नहीं की थी, बल्कि मैं पूरी रात जाग रही थी, क्योंकि मुझे डर इसी बात का था कि ये जो कोई भी बाहर की तरफ है, अगर मैंने हल्की सी भी हरकत की या अपने चेहरे के ऊपर से कंबल हटाई तो ये मुझे यही की यही मार देगा। लेकिन फिर जैसे ही मेरे फ्लैट के लिविंग एरिया में जो दीवार घड़ी लगी हुई थी उसमें सुबह के 4 बजे, और मुझे इस बात का पता चला कि सुबह के 4 बज गए हैं, तो 4 बजते ही वो जो हाथ मेरे सिर के ऊपर पूरी रात से चल रहा था वो हाथ चलना बंद हो गया था। और 4 बजने का पता मुझे इस वजह से चला था क्योंकि उस घड़ी में हर घंटे में आवाज होती थी, यानी कि जैसे 2 बजे हैं तो वो 2 बजते ही 2 बार आवाज करती थी। और शायद ऐसी घड़ी आप में से बहुत से लोगों के घरों में भी होगी या फिर आपने कहीं पर देखी होगी। तो इस वजह से जैसे ही सुबह के 4 बजे, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि 4 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है, और शायद ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होने की वजह से ही वो जो कुछ भी था वो मुझसे दूर हो गया था। इसी वजह से फिर मैं लगभग 15 से 20 मिनट के बाद काफी डरते डरते अपने चेहरे के ऊपर से वो कंबल हटाती हूँ, और जब मैं वो कंबल हटाती हूँ तो मुझे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन अब इन सब चीजों की वजह से मैं इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि मेरी अब वहां पर अकेले रहने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। इसी वजह से उस वक्त मैं यही सोचती हूँ कि मैं आज ही किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाऊंगी, क्योंकि उस वक्त मैं यही सोच रही थी कि शायद इस फ्लैट में ही कोई प्रॉब्लम है। हालांकि मैंने बीच में 1-2 बार जिसने मुझे वो फ्लैट दिलवाया था उससे भी इन सब चीजों के बारे में चर्चा की थी कि मेरे साथ इस फ्लैट में इस तरह का कुछ हो रहा है। क्या इस फ्लैट में पहले कोई फैमिली रहती थी या फिर कोई और रहता था? तो वो शख्स मुझे कहता है कि ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस बिल्डिंग के बनने के बाद उस फ्लैट में रहने वाली पहली शख्स तुम ही हो। बनने के बाद इतने दिनों से वो फ्लैट खाली ही पड़ा था, तो ऐसे में पहले से किसी के वहां पर होने का एहसास होना तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। लेकिन अब चाहे जो कुछ भी हो, पर मैं वहां पर नहीं रहना चाहती थी। इसी वजह से उस रोज सुबह उठने के बाद जैसे ही मैं बाथरूम में नहाने के लिए गई और मैंने अपने पूरे कपड़े निकालकर बाथरूम का शावर चालू किया, तो बाथरूम का शावर चालू करते ही उस शावर से पानी की जगह खून बरसने लगता है। अब शुरू में तो मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ था, क्योंकि वो ठंडा ठंडा पानी के जैसा जब मेरे शरीर के ऊपर गिरा तो मैं अपनी आंखें बंद करके 1-2 सेकंड के लिए नहाने लगी थी। वो होता है ना कि जब कभी आप शावर के नीचे नहाते हो तो बाई चांस अपने सिर के बालों को ऊपर करते टाइम या किसी भी कारण से आंखों को 1-2 सेकंड के लिए बंद कर लेते हो, तो ऐसे ही जब मैंने 1-2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके वापस खोली तो आंखों को खोलते ही उस खून को देखकर और अपने आप को उस पूरे खून में नहाता हुआ देखकर मेरे मुंह से एक बहुत भयंकर चीख निकल जाती है और मैं झट से उस शावर को बंद कर देती हूँ। पर उस वक्त तक मैं पूरी तरीके से उस खून में भीग चुकी थी और बाथरूम के फर्श के ऊपर भी पूरा का पूरा वो लाल और काला सा खून फैल चुका था। पर तभी मैंने जब नीचे की तरफ जो नल लगा हुआ था उसको खोला तो उसमें से भी खून निकलने लगा था। मैंने उस नल को इस उम्मीद में खोला था कि कम से कम इसमें से तो पानी बाहर आएगा ताकि मैं अपने शरीर से इस खून को साफ कर सकूं। पर जब उसमें से भी वही खून निकलकर बाहर आया तो फिर मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि मैंने
किसी भी चीज को नहीं खोला, और जो मेरा टॉवल था उस टॉवल से ही अपनी पूरी बॉडी से उस खून को पोंछकर जब मैं बाहर आई तो उस वक्त तक मेरा वो टॉवल उस खून में पूरी तरीके से लाल हो चुका था। लेकिन उस चीज के होते ही मैं इतनी बुरी तरीके से डर गई थी कि अब मैं उस चीज को अपने अगल बगल के पड़ोसियों को दिखाना चाहती थी। इसी वजह से मैं उसी हालत में अपने आप को दूसरे टावर में लपेटकर जब अगल बगल में एक दो लोगों से जिनसे मेरी थोड़ी बहुत बातचीत होती थी उनको मेरे उस बेडरूम में बुलाकर लाती हूँ और उनको ये कहती हूँ कि मेरे बाथरूम के शावर से पानी की जगह खून निकल रहा है। तो एक पल के लिए तो मेरे मुंह से वो बात सुनकर वो लोग भी बिल्कुल डर गए थे और मेरे पास वहां बेडरूम में आने से पहले उन सभी लोगों ने अपने अपने बाथरूम में जाकर नल चालू करके देखा था, लेकिन ना ही तो उनके नल में से खून निकल कर आ रहा था और ना ही शावर में से। तो फिर वो चीज सिर्फ मेरे फ्लैट में मेरे ही बेडरूम के बाथरूम में से कैसे आ रही थी, क्योंकि पूरी सोसाइटी की पानी की टंकी तो एक ही थी जिसमें से ही सभी फ्लैट्स के बाथरूम में वो पानी जाता था। ऐसे में जब वो लोग मेरे बाथरूम में आकर देखते हैं तो बाथरूम को देखने के बाद वो लोग मुझे कहते हैं कि शायद तुम्हें कोई बीमारी हो गई है, अपने दिमाग को जाकर चेक करवाओ। क्योंकि जैसे ही मैं उन लोगों को वहां लेकर आई और अपना बाथरूम दिखाया तो मेरे बाथरूम में खून का एक छींटा भी नहीं था। इसके साथ ही जब उन लोगों ने मेरे उस बाथरूम का शावर और नल चालू करके देखा तो उसमें से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पानी निकल रहा था जैसा कि उन बाकी के लोगों के बाथरूम में से आ रहा था। तो अब जब उन सभी लोगों ने वो चीज देखी तो उन्हें लगा कि शायद मैंने उनके साथ कोई बहुत ही बड़ा मजाक किया है। पर जिस वक्त वो लोग मेरे बेडरूम में खड़े खड़े मुझे वो बातें बोल रहे थे तो अचानक से ही मेरी नजर उस टॉवल पर जाती है जिस टॉवल को मैंने अपनी बॉडी से वो खून साफ करने के लिए यूज में लिया था, और वो टॉवल बिल्कुल सफेद रंग का था। इस वजह से उसके ऊपर वो खून साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसीलिए जैसे ही मेरी नजर मेरे बेड के ऊपर रखे हुए उस टॉवल के ऊपर जाती है और मुझे दिखाई देता है कि भले ही बाथरूम में से अब खून की जगह पानी ही आ रहा हो, लेकिन वो जो टॉवल था वो अभी भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही खून में सना हुआ था। और उसको खून में सना हुआ देखकर मैं उस टॉवल को उठाकर उन लोगों को दिखाती हूँ कि ये इस टॉवल को देखिए, मैंने इसी से अपने बॉडी पर लगा हुआ पूरा खून साफ किया था। मुझे नहीं पता कि अचानक से उसमें से खून की जगह पानी कैसे आने लग गया है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ कोई भी मजाक नहीं किया है। अब एक पल के लिए उस टॉवल को खून में सना हुआ देखकर तो उन लोगों को भी समझ में नहीं आता है कि क्या मैं सच बोल रही हूँ या फिर उनके साथ मजाक करने के लिए मैंने उस टॉवल के ऊपर खून के जैसा ही कोई रंग लगा दिया है। लेकिन फिर जब वो लोग वहां से जा रहे थे तो जाते जाते उनमें से एक आंटी थी जो मुझसे कहती हैं कि बेटा, अगर तुम्हें वास्तव में ही ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ इस फ्लैट में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं तो फिर तुम्हारा इस फ्लैट को खाली कर देना ही ठीक रहेगा। तुम ऐसा करो कि मेरी जानकारी में एक दो बाकी की सोसाइटी में अच्छे फ्लैट्स हैं तो तुम वहां पर जाकर रह लो। अब उन आंटी के ऐसा कहते ही मैं उनसे जिन सोसाइटियों में फ्लैट्स अवेलेबल थे उनकी डिटेल ले लेती हूँ और उसके बाद उसी दिन किसी दूसरी सोसाइटी में एक फ्लैट पसंद करके मैंने शाम तक अपना पूरा सामान उस दूसरे फ्लैट में शिफ्ट कर लिया था। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जिस वक्त मैं उस फ्लैट से अपना सामान पैक कर रही थी तो सामान पैक करने के दौरान लिविंग एरिया के कुछ सामान को जब मैं समेट रही थी तो उस वक्त अचानक से ही मुझे मेरे बेडरूम में से आवाज सुनाई देती है कि जा रही हैं, पर मुझे तो अपने साथ लेती जा, मेरा तो तेरे साथ रहना बहुत जरूरी है। ये बात बोलकर वो जो कोई भी था वो अजीब तरीके से हंसने लगा था। ये आवाज मुझे अपने बेडरूम के अंदर से बिल्कुल क्लियर सुनाई दी थी, लेकिन ताज्जुब वाली बात यह थी कि जब मैं अपना सामान पैक कर रही थी उस वक्त वो बगल वाली आंटी भी मेरे पास ही थी, लेकिन उनको तो वैसी कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती है। इसी वजह से मैं उस चीज को नजरअंदाज करती हूँ और फटाफट अपना पूरा सामान पैक करके उस दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाती हूँ। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि भले ही मैंने फ्लैट चेंज कर लिया हो, लेकिन मैं किसी एक ऐसी चीज को अपने साथ ले आई थी जिसकी वजह से फ्लैट चेंज करने के बावजूद भी वही सब चीजें मेरे साथ फिर से होने लगी थी। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस वक्त मैं अपना सामान पैक कर रही थी उस वक्त अचानक से ही मेरी नजर मेरे बेडरूम में वो जो गुड़िया रखी हुई थी जिसको मैं उस औरत से खरीद कर लाई थी उस गुड़िया की तरफ पड़ती है। और उसको देखकर मैं सोचती हूँ कि जब मैं ही यहाँ से जा रही हूँ तो इस बेचारी गुड़िया को यहाँ अकेली क्यों छोड़कर जाऊं। अब थी तो मैं एक लड़की ही,
और बचपन से ही लड़कियों को गुड़िया से खेलने का काफी ज्यादा मन होता है। इसी वजह से मैं उसको भी अपने साथ उस दूसरे फ्लैट में ले गई थी। और ठीक उसी तरीके से उस दूसरे फ्लैट में जो मेरा बेडरूम था, उसके बेड के ऊपर मैंने उस गुड़िया को रख दिया था। लेकिन पूरे दिन की थकान के बाद और उस फ्लैट में अपना सारा सामान शिफ्ट करने के बाद जब मैं उसकी लाइट बंद करके सोने के लिए हुई, तो अचानक से ही मुझे उसकी बालकनी में भी बिल्कुल वैसी ही परछाई दिखाई देती है जैसी परछाई मुझे उस पहले वाले फ्लैट में दिखाई दे रही थी। अब ये चीज होते ही मेरी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि पहले तो मुझे ये लग रहा था कि शायद इस फ्लैट में ही कोई खराबी है, लेकिन अब उस दूसरे फ्लैट में भी जब मेरे साथ वही सब चीजें होने लगी, तो फिर मुझे समझ में ही नहीं आया कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि इन सब चीज़ों के बारे में अब तक मैंने अपने घर पर अपनी फैमिली वालों को कुछ भी नहीं बताया था कि मेरे साथ यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि अगर मैंने एक बार अपनी फैमिली वालों को इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया तो फिर वो मुझे मुंबई में रहने ही नहीं देंगे, बल्कि वो मुझसे कहेंगे तू छोड़ ये हीरोइन वगैरह का चक्कर और तू वापस घर पर आ जा। और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। लेकिन फिर जब उस दूसरे फ्लैट में भी मुझे वो परछाई दिखाई दी, तो मैं खुद को ही ये समझा लेती हूँ कि शायद मुझे कोई दिमागी बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से सोते टाइम मुझे इस तरह से ये परछाई दिखाई देती है। ये बात सोचकर मैं उस वक्त खुद से ही कहती हूँ कि कल सुबह ही मैं किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवा कर आऊंगी। ऐसा सोचकर मैं वहां पर सो गई थी। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी अचानक से ही बिल्कुल सेम चीज रिपीट होती है, यानी कि मेरा फोन वाइब्रेट होने लगता है। लेकिन जब फोन वाइब्रेट होने लगा तो मैं नींद में ही इधर उधर हाथ मारने लगती हूँ, पर मुझे कहीं पर भी अपना फोन नहीं मिल रहा था। इसी वजह से मैं उठती हूँ और लाइट जलाकर जब देखती हूँ तो मेरा फोन मेरे बेड के ऊपर था ही नहीं, बल्कि वो तो उस बेडरूम में मेरे बेड के सामने जो ड्रेसिंग वाला शीशा था, उस शीशे के पास में रखा हुआ था। यानी कि जहां पर ड्रेसिंग के नीचे जो मेकअप का सारा सामान और बाकी की चीजें रखने के लिए जो बना हुआ होता है, उसके ऊपर मुझे मेरा फोन वाइब्रेट होता हुआ दिखता है। अब अपने फोन को वहां पर देखकर मैं सोचती हूँ कि रात को जब मैं सोई थी तो उस वक्त मैं फोन देखते देखते ही सोई थी, तो ऐसे में फोन मेरे पास ही होना चाहिए था, पर यह फोन उस ड्रेसिंग के ऊपर कैसे चला गया। ऐसा सोचते सोचते जैसे ही मैं उस ड्रेसिंग के पास जाकर उस फोन को उठाने के लिए होती हूँ, तो अचानक से ही वो फोन कट जाता है। शायद रिंग पूरी हो गई थी, लेकिन फोन कटने से पहले मुझे इतना तो दिखाई दे गया था कि वो जो कॉल आ रहा था वो किसी अननोन नंबर से आ रहा था। पर फोन के कटने के बाद जब मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो उस वक्त रात के लगभग 1:22 हो रहे थे। तो उस टाइम को देखकर मैं सोचती हूँ कि भला इतनी रात को कोई अजान शख्स मुझे क्यों फोन कर रहा है। ऐसा सोचकर मैं उस नंबर पर वापस कॉल लगाने के लिए हुई ही थी कि तभी अचानक से ही उस कमरे की जो लाइट थी वो बहुत ही अजीब तरीके से झपझपाहट करने लगती है, और झपझपाहट करते करते ही वो 2-4 सेकंड में ही बंद हो गई थी। पर जैसे ही लाइट बंद हुई तो उस वक्त जिस ड्रेसिंग के शीशे के सामने मैं खड़ी हुई थी, उस शीशे में जब अचानक से लाइट बंद होने के बाद सामने की तरफ मेरी नजर पड़ती है तो मुझे अपने ठीक पीछे एक बहुत ही डरावनी लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। यानी कि मैं उस शीशे में देखती हूँ कि मेरे ठीक बिल्कुल पीछे एक लड़की है जिसका चेहरा पूरी तरीके से एक लाश के रूप में बदला हुआ है। यानी कि जब किसी की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ बॉडी को काफी दिनों तक जब फ्रीजर में रखा जाता है तो जिस तरीके से उसकी पूरी स्किन वाइट हो जाती है, ठीक वैसी ही स्किन उस लड़की की हो रखी थी। इसके साथ ही उसके शरीर की जो नसें थी वो बिल्कुल काली और उभरी हुई थी। और ये चीज मुझे कुछ दिनों पहले ही जब पहली बार मुझे उल्टा लेटते वक्त अपने बेड के ऊपर किसी के पैर दिखाई दिए थे, उस सीन की याद दिलाती है, क्योंकि उन पैरों के ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह की काली नसें उबारी हुई थी और वो पैर भी बिल्कुल वैसे ही सफेद सफेद थे। पर जैसे ही उस शीशे में मेरी और उस लड़की की नजरें मिलती हैं तो मुझसे नजरें मिलते ही वो लड़की इतनी अजीब तरीके से मुस्कुराती है कि उस वक्त उसकी वो मुस्कुराहट मुझे बहुत ही ज्यादा डरावनी लगती है। पर तभी उस तरीके से मुस्कुराते मुस्कुराते ही वो लड़की वहां पर बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगती है, और उस वक्त उस पूरे कमरे में उसकी वो हंसने की एक अजीब सी किसी मर्द की सी भारी सी आवाज गूंज रही थी। अब ये चीज देखते ही मेरा शरीर वहीं की वहीं बिल्कुल जाम हो जाता है। उस वक्त मैं कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाती हूँ। मैं बस उस शीशे में सामने की तरफ देख रही थी।
पर तभी उस तरीके से हंसने के बाद वो लड़की मेरी तरफ देखते हुए, यानी कि उस शीशे में देखते हुए, बोलती है कि तुझे उससे दुश्मनी लेना बहुत महंगा पड़ेगा। तूने उसकी इंसल्ट करके बहुत गलत किया है। तुझे अपने इस रूप पर बहुत ज्यादा घमंड है, तो तेरा यह घमंड थोड़े ही दिनों में टूट जाएगा और तुम खुद अपने आप को जब उस हालत में देखोगी तो तुम्हें एहसास होगा कि तूने किसके साथ पंगा लिया है। ये लाइन बोलकर वो लड़की फिर से उसी तरीके से हंसने लगती है और उसके हंसते हंसते ही मेरे कमरे की लाइट फिर से झपटपहाट करके वापस जल जाती है और लाइट के जलते ही वो लड़की मुझे उस शीशे में दिखना बंद हो गई थी। लेकिन अब वो जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे की तरफ पलट कर देख सकूं। इसी वजह से मैं सीधा वहीं की वहीं से कमरे के दरवाजे की तरफ जाती हूं और दरवाजा खोलकर उस पूरे फ्लैट से ही बाहर आ जाती हूं और कॉरिडोर में अपने घुटनों के बल बैठकर काफी जोर जोर से रोने लगती हूं, क्योंकि उस वक्त वो जो कुछ भी हुआ था वो इतना ज्यादा डरावना था कि उसकी वजह से मेरी पूरी अंदर की हिम्मत ही टूट गई थी। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसको मैं आज तक भी झेल रही हूं, और वो चीज ये है कि उस रात के बाद जब कभी भी मैं अपने बाथरूम में नहाती थी तो नहाते वक्त मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे धीरे धीरे मेरी जो स्किन है वो वाइट होने लगी है। अब यहां पर मेरी ये बात सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात थी कि मेरी स्किन वाइट होने लगी थी, इससे मैं और भी ज्यादा सुंदर दिखती। लेकिन ये चीज वैसी नहीं थी जैसी लोगों को अट्रैक्ट करती है, यानी कि ये स्किन को ग्लो दिखाने वाला वाइट रंग नहीं था, बल्कि अजीब सा और डरावना सा वाइट रंग था, जैसे कि आपके चेहरे पर किसी ने आटा पोत दिया हो। और इसके साथ ही मेरी जो स्किन थी वो रुखी होकर उखड़ने लगी थी। धीरे धीरे मेरी खुद की स्किन ही एक पपड़ी के रूप में बदलकर बाहर आने लगी थी, और ये चीज सिर्फ मेरे चेहरे पर ही नहीं बल्कि मेरी पूरी बॉडी पर हो रही थी। इसके साथ ही जो मेरे शरीर की नसें थीं उनमें बहता हुआ खून भी धीरे धीरे बिल्कुल गाढ़ा होने लगा था। जब 5 से 7 दिन में मेरी बॉडी में इस तरह के बदलाव आने लगे तो मैं तुरंत ही डॉक्टर के पास जाती हूँ और अपना चेकअप करवाती हूँ। पर डॉक्टर को भी वो चीज देखकर ये समझ में नहीं आता है कि आखिर मेरे साथ वो हो क्या रहा है, क्योंकि बॉडी के हार्मोन्स पूरी तरीके से अपनी जगह पर ठीक थे और बॉडी में ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं थी जिसकी वजह से मेरी वो स्किन उस तरीके से बदल जाए। पर स्किन बदलने के साथ साथ जो सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी वो ये थी कि मेरा खून धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा था, जिसकी वजह से उसका रंग भी काला हो रहा था। और डॉक्टर ने इसी बात के लिए मुझे चेतावनी दी थी कि आपका जो खून है वो धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है, तो ऐसे में आपको हार्ट अटैक आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, या फिर हो सकता है आपको ब्रेन हेमरेज हो जाए, तो आपका खून पतला करने का ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। अब जब डॉक्टर ने मुझे इतनी बड़ी बात बोल दी थी तो फिर मुझे ये बात घर वालों को बतानी पड़ी, और घर वाले मुझे मुंबई आकर अपने साथ वापस अपने घर ले गए थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज थी जो मुंबई में ही छूट गई थी, और वो थी उस औरत से ली हुई वो गुड़िया। क्योंकि जब मेरे घर वाले मुझे वहां पर लेने के लिए आए थे तो उस वक्त मेरी कंडीशन तो ऐसी नहीं थी कि मैं खुद से अपना सामान पैक कर लेती। ऐसे में मेरे घर से जो मेरे भैया भाभी आए थे उन्होंने ही मेरा पूरा सामान पैक किया था और उन्होंने उस गुड़िया को वहीं पर छोड़ दिया था। अब मैं ये बात यहाँ पर आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, इसका थोड़ी ही देर में आपको इस कहानी में आगे चलकर पता चलेगा। दरअसल जब हम लोग हमारे शहर जालंधर वापस लौट गए तो जालंधर में भी हमारा जो घर था वो मेन सिटी से थोड़ा साइड में था, जहां पर थोड़ा गांव वाला एरिया ही पड़ता था। तो ऐसे में जब सभी अगल बगल के लोगों ने मुझे इतने दिनों बाद मुंबई से वापस आते हुए देखा और ऊपर से मेरी वो कंडीशन देखी तो लोगों को कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। पर तभी कुछ 1-2 लोग ऐसे थे जो मेरी वो हालत देखकर समझ गए थे कि मेरे साथ हुआ क्या है। इसी वजह से उन्होंने हम लोगों को किसी डॉक्टर के पास दिखाने के बजाय किसी पंडित या फिर तांत्रिक के पास जाने के लिए कहा, क्योंकि उनका कहना था कि मेरे ऊपर कुछ किया गया है। अब उन लोगों की ये बात सुनने के बाद मेरी जो मम्मी थी वो भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती हैं, क्योंकि वो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा मानती थी। पर मेरे पापा एक ऐसे तांत्रिक को जानते थे जो इन सब चीजों में माहिर थे। तो ऐसे में जब उन्होंने उनको हमारे घर पर बुलाया तो उस तांत्रिक ने मेरे पास आकर मेरे ललाट के ऊपर हाथ रखने के कुछ ही देर बाद मुझे सिर्फ एक ही लाइन बोली कि उस गुड़िया को तू किससे खरीद कर लाई थी। अब जैसे ही उस तांत्रिक ने मुझे ये बात बोली तो मैं बिल्कुल हक्की बक्की रह गई, क्योंकि उस गुड़िया के बारे में तो मैंने मेरी पूरी फैमिली में भी किसी से जिक्र नहीं किया था। तो फिर उस तांत्रिक को उस गुड़िया का कैसे पता चला?
लेकिन फिर ऐसा पूछने पर मैं उन्हें बताती हूँ कि इस तरीके से मुझे कोई औरत मिली थी जिसने मुझे वो बेची थी, तो वो तांत्रिक मुझे कहता है कि उसने तुझे वो बेची नहीं थी, बल्कि किसी के कहने पर जबरदस्ती दी थी और वो तुझे काफी टाइम से फॉलो भी कर रही थी। फिर इसके बाद वो तांत्रिक मुझसे पूछते हैं कि जिस दिन तू उस गुड़िया को पहली बार अपने पास लेकर आई थी, उस दिन से लेकर जब तू यहाँ अपने गांव वापस लौटी है, तब तक तू कितने दिन उस गुड़िया के साथ रही है। तो अब उनके ऐसा पूछने पर मैं अपने दिमाग पर काफी जोर देकर उस चीज को याद करती हूँ। तो मुझे याद आता है कि मैं उस गुड़िया के साथ टोटल 20 दिन रही थी। 20वें दिन मेरे भैया भाभी आ गए थे और 20वें दिन की रात को ही वो लोग मुझे वहां से वापस मेरे गांव ले आए थे। तो मेरे मुंह से वो बात सुनते ही वो तांत्रिक काफी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखकर कहता है कि बेटा, तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू एक रात और उस गुड़िया के साथ नहीं रुकी, क्योंकि अगर तू पूरे 21 दिन उस गुड़िया के साथ रुक जाती तो अब तक तू अपने घर वालों के सामने जिंदा नहीं बैठी होती, बल्कि तेरी लाश को लेकर ये लोग मातम मना रहे होते। अब जब उस तांत्रिक ने इतनी बड़ी बात बोली तो सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और फिर उनसे पूछने लगते हैं कि आखिर इसको हुआ क्या है। तो उनके ऐसा पूछने पर वो तांत्रिक बताता है कि इस लड़की के ऊपर बहुत भयानक मारण क्रिया की गई है और ये मारण क्रिया किसी साधारण इंसान ने नहीं की है, बल्कि कोई ऐसा है जो तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा माहिर और पारंगत है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि इसके ऊपर जो कुछ भी किया गया था वो एक बदले की भावना के चलते किया गया था। अब बदले का नाम सुनते ही पहले तो मेरी मम्मी को लगा कि शायद हमारे गांव से ही हमारे किसी अड़ोसी पड़ोसी ने मेरे ऊपर कुछ किया है, क्योंकि मैं गांव की ऐसी पहली लड़की थी जो मुंबई शहर हीरोइन बनने के लिए गई थी। लेकिन फिर वो तांत्रिक बताते हैं कि यहां से इसके ऊपर किसी ने कुछ नहीं किया है, बल्कि जहां ये गई थी वहीं से किसी ने कुछ किया है। और वो जो करने वाला है उसने उस गुड़िया के अंदर कुछ ऐसा डाला था जो अगर 21 दिनों तक इसके साथ रह जाता तो 21वें दिन वाली रात को 12 बजे के बाद वो इसको हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चला जाता। पर वो इसको अपने साथ लेकर कहीं और नहीं जाता, बल्कि उसी शख्स के पास जाता जिसने इसके ऊपर उसको भेजा था, और फिर ये हमेशा के लिए उसकी कैद में रहती और वो जो कोई भी है वो इसको गुलाम बनाकर रखता। पर तभी मेरी सारी फैमिली वाले उन तांत्रिक के आगे जिद करने लगते हैं कि हमें सिर्फ उस इंसान का नाम जानना है। तो वो तांत्रिक कहता है कि मैं उसका नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इस लड़की को उसका चेहरा दिखा सकता हूं जिसने इसके साथ ये सब कुछ किया है। पर उसका चेहरा भी एक ही चीज में देखा जा सकता है कि इस वक्त इसके शरीर के अंदर जो ये काले रंग के रूप में गाढ़ा खून जमा हो चुका है, हमें इसके खून को निकालना होगा। तो मेरे शरीर से खून निकालने की बात सुनकर मेरे घर वाले काफी ज्यादा डर गए थे। पर फिर उस तांत्रिक ने अपने झोले से एक इंसानी मुंडी निकाली जिसको उसने बीच में से काट रखा था और उसका एक कटोरा बना रखा था। उस मुंडी को लेकर उसने मेरे हाथ की एक नस में एक आलपिन छुपाई और वहां से धीरे धीरे करके उसमें इतना खून निकाला कि वो मुंडी आधी भर गई। उसके बाद उसने उसी रात को वहां पर कुछ अपनी तांत्रिक क्रियाएं की और मुझे अपने सामने बैठाकर फिर उस मेरे खुद के निकाले हुए गाढ़े खून में ही मुझे देखने के लिए कहा। और जैसे ही मैंने उस खून में देखा तो मुझे एक ऐसा चेहरा दिखाई दिया जिस चेहरे को देखकर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इंसान जलन में इतना कुछ कर सकता है, क्योंकि वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि सुरेखा का ही था, जो कि मुंबई में उस पीजी वाले कमरे में मेरे साथ रहती थी। अब जैसे ही ये चीज हुई तो फिर अगले ही दिन इस चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए जब मैं काजल के नंबरों के ऊपर फोन करती हूँ तो काजल के बजाय उसके फोन को कोई और ही उठाता है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप कौन बोल रहे हो तो मुझे पता चलता है कि वो काजल की मम्मी थी। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें ये बताया कि मैं काजल की दोस्त बोल रही हूँ तो फिर वो आंटी काफी जोर जोर से रोने लग गई थी। और उनके रोने की वजह जब मुझे पता चली तो मैं काफी ज्यादा दंग रह गई, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि कुछ दिनों पहले ही काजल ने सुसाइड करके खुद को खत्म कर लिया है। अब ये बात मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुई थी, क्योंकि काजल तो काफी हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। हालांकि वो भी सुरेखा से दूर होना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वो काफी टाइम से एक दूसरे के साथ रह रही थी, इस वजह से वो उससे दूर नहीं हो पा रही थी। पर आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी जिसकी वजह से काजल को सुसाइड करना पड़ा? कहीं सुरेखा ने ही तो उसके साथ कुछ ऐसा नहीं किया था जैसा कुछ मेरे साथ हुआ था। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं जो मैंने अब तक भी इस पूरी कहानी में आपको नहीं बताई है, कि जो सुरेखा थी वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी
पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के पास में ही वो एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी और उनके गांव में ये तंत्र मंत्र वाला काम हर घर में किया जाता था। यानी कि उस गांव के सारे लोग ही तंत्र मंत्र में काफी ज्यादा पारंगत थे। और ये बात एक बार जब मैं और काजल मार्केट में किसी काम से साथ में गए थे तब उसने मुझे बताई थी कि तू इस लड़की से ज्यादा उलझा मत कर, ये बहुत ही अजीब टाइप की लड़की है, इससे जितना बच के रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। पर जो काजल थी वो उड़ीसा की रहने वाली थी और उड़ीसा वेस्ट बंगाल के बिल्कुल टच में है, तो इस वजह से उसको इस बात का पता था कि कोलकाता में कौन सी जगह पर क्या कुछ होता है। हालांकि काजल ने मुझे ये बात बताई थी कि सुरेखा ने खुद ने उसको ये चीज नहीं बताई है कि वो तंत्र मंत्र में पारंगत हैं या फिर उनके घर में इस तरह की चीजें होती हैं, बल्कि काजल ने इस बात का पता ऐसे लगाया था कि जब उसने सुरेखा से उसके गांव के बारे में और बाकी की चीजों के बारे पूछा तो सुरेखा ने जिस गांव का नाम उसे बताया था कि वो किस गांव के रहने वाली हैं, उस गांव के बारे में जब काजल ने इंटरनेट के ऊपर सर्च किया तो इंटरनेट के ऊपर ये चीज थी कि उस गांव में काफी ज्यादा तंत्र मंत्र किया जाता है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज्यादा दुख वाली बात है वो ये है कि आज तक भी काफी सारा इलाज कराने के बावजूद भी मेरी स्किन पहले की जैसी नहीं हो पाई है और जो मेरा खून है उसको मुझे हर 6 महीने में पूरा चेंज करवाना पड़ता है, क्योंकि एक बार खून डालने के बाद वो धीरे धीरे 6 महीने में बिल्कुल उसी तरीके से काला और गाढ़ा होने लगता है। पर इन सब चीजों के होने की वजह से मुझे ये सीख मिली है कि अपने को किसी भी अनजान जगह पर किसी भी अनजान शख्स से किसी भी तरह की ना ही तो जरूरत से ज्यादा दोस्ती करनी चाहिए और ना ही जरूरत से ज्यादा दुश्मनी करनी चाहिए, क्योंकि कब आपके साथ कहां पर क्या हो जाए इसके बारे में आप कभी भी पता नहीं लगा पाओगे और जब तक आपको पता चलेगा तब तक मेरी तरफ बहुत देर हो चुकी होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने कल की हमारी स्टोरी पर सबसे पहले कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले राजेंद्र गौतम हैं सूरत गुजरात से, हेमंत चौहान हैं हरिद्वार उत्तराखंड से, लता पद्माने हैं पुणे से, राजकुमार वाइबा हैं काठमांडू नेपाल से, पूनम हैं सोनीपत से, रूमा हैं असम से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, धनश्री यादव हैं खांडला से, टूटनदे हैं नागालैंड से, वाजिद तबस्सुम हैं पटियाला हाउस लाहौर पाकिस्तान से, अरविंद भाई गीता राज रिंकल दीप सोनल और स्वरा हैं राजकोट गुजरात से, जीएम शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से, साक्षी शर्मा हैं दिल्ली से, मनीष यादव हैं बिहार से, राजवीर सिंह बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से, ममता हैं अलीगढ़ से, पूनम धानका हैं राजकोट गुजरात से, मेहुल हैं अहमदाबाद से, साकी हैं बांग्लादेश से, ऋतु थापा हैं मेरठ से, सहजाद हैं झारखंड से, निहार सिन्हा हैं शिलोंग मेघालय से, श्याम हैं मणिपुर से, नेहा हैं ओडिशा से, बिस्वजीत हैं असम से, जिग्नेश कुमार हैं गोपालगंज से, महफूज हैं नोएडा से, राज तगाड़े छिंदवाड़ा से, नेहा मलिक हैं सोनीपत से, तौहीन अंसारी हैं कानपुर से, किरात वाड़ीलाल शाह हैं बनारस से, राम अवधेश पटेल हैं यूपी से, फैजान हैदर हैं लाहौर पाकिस्तान से, बेंगिया पुणुंग हैं अरुणाचल प्रदेश से, सिसिर मंडल हैं वेस्ट बंगाल से, यश अरोरा हैं राजस्थान से, सीमा तांती और आरुष हैं मुंबई से, अरुण कुमार हैं बिहार से, हैदर अब्बास हैं कतर से, शरीफ हैं सूरत से, नंदन कुमार हैं बिहार से, नोमान अहमद हैं लखनऊ से, असलम इदरीसी हैं नई दिल्ली से, राहुल वर्मा हैं दिल्ली से, हरीश राठौड़ सूरत से, फणींद्र हैं नेपाल से, करू सिंह हैं सिरोही राजस्थान से, मौसमी सिंह हैं बिहार से, शाकिर अंसारी हैं मुंबई से, विक्रम हैं सूरत से, साजिद इकबाल हैं पाकिस्तान से, जितेंद्र मौर्य हैं बरेली से, शुभम पांडा हैं बलांगीर ओडिशा से, मुकेश हैं देवबंद से, रोहित जाटव हैं बिहार से, अनोखे लाल हैं यूपी से, शिवम त्रिपाठी हैं गोरखपुर से, दीपक ठाकुर हैं दिल्ली से, प्रिंस महंतो हैं बिहार से और सबसे लास्ट में रेणुका रामोशी हैं मुंबई से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने कल वाली स्टोरी पर कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। साथ ही अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।